आज अपन बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों का अर्थ जानने के बाद हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार शेष होता क्या है इसके बारे में समझना होगा। व्यापार शेष या बैलेंस ऑफ ट्रेड से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल निर्यातों और कुल आयातों के अंतर से है। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो भारत ने अगर 1000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है और 900 करोड़ रुपए का आयात किया है तो 1000 करोड़ के निर्यात एक्सपोर्ट यानी 900 करोड़ रुपए इंपोर्ट, तो बैलेंस जो 100 करोड़ रुपए पॉजिटिव आया है वो व्यापार शेष कहलाता है। हम यदि किताब की बात करें और शब्द को समझने की कोशिश करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी वर्ष विशेष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न देशों से किए गए कुल निर्यातों के यानी एग्रीगेट टोटल में से उस देश द्वारा विभिन्न देशों में किए गए आयात मूल्यों के संयोग में से घटाने का अंतर जो होता है यानी टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। टोटल एक्सपोर्ट में से टोटल इंपोर्ट घट जाएगा। एक्सपोर्ट को शॉर्ट में EX बोलते हैं और इंपोर्ट को IM बोलते हैं। तो टोटल एक्सपोर्ट में से टोटल इंपोर्ट घटेगा, जो अंतर आएगा वो व्यापार शेष कहलाता है। व्यापार शेष मोटा मोटी पूरा अर्थ यह है कि कुल निर्यातों में से कुल आयातों को घटाना है। ये नहीं देखना है कितना टन क्या गया, कितना टन क्या आया, कौन सी वस्तु गई, क्या भाव थे, कोई मतलब नहीं। कुल कितने करोड़ का निर्यात हुआ, कुल कितने करोड़ का आयात हुआ, उन दोनों के बीच में टोटल अंतर क्या रहा, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार शेष कहलाता है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि मान लीजिए किसी भी राष्ट्र में कुल निर्यात 2000 करोड़ के थे, उसमें से 1800 करोड़ रुपए के आयात किए गए तो 200 करोड़ रुपए पीछे बचे, तो ये 200 करोड़ रुपए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, BT है, X माइनस M, X बराबर एक्सपोर्ट, M बराबर इंपोर्ट। अब इसने कहा है कि ये अनुकूल भी हो सकता है और ये प्रतिकूल भी हो सकता है। तो बिल्कुल सीधा सीधा अनुकूल को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जब निर्यात ज़्यादा होंगे आयात कम होंगे, यानी हम भेजेंगे ज़्यादा मंगवाएंगे कम। यानी भेजा हमने 2000 करोड़ का, मंगाया हमने 1800 करोड़ का, तो 200 करोड़ जो पीछे हमारा बैलेंस बचा ये अनुकूलतम व्यापार शेष कहलाएगा। इसके विपरीत यदि बेचते हम 2500 करोड़ का है और मंगवाते हम 3000 करोड़ का है तो ये हमारा प्रतिकूल व्यापार शेष कहलाएगा। तो अनुकूलतम प्रतिकूलतम, तो अनुकूलतम क्या होता है, प्रतिकूलतम क्या होता है, बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है दोनों में। एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है तो हमारा अनुकूल कहलाएगा, और यदि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो प्रतिकूल कहलाएगा। अर्थ के बाद में अनुकूलतम क्या होता है, प्रतिकूलतम क्या होता है। अनुकूल में एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, प्रतिकूल में इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम। अनुकूल तथा प्रतिकूल व्यापार संतुलन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर व्यापार संतुलन अनुकूलतम है या प्रतिकूल है, ये अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं। प्रभाव कैसे डालते हैं ये दोनों को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। अनुकूल का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम अगले पेज पे समझने की कोशिश करते हैं। अनुकूल व्यापार शेष होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि अनुकूल जब हुआ तो सब कुछ हमारे पॉजिटिव हुआ, यानी हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया और इंपोर्ट को कम किया जब हमारा अनुकूल हुआ। इस अनुकूल होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि हुई, यानी हमारे पास पैसे ज़्यादा आए। अनुकूलतम विदेशी विनिमय दर की प्रवृत्ति हमारे लिए पॉजिटिव रही। भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ। भुगतान संतुलन होता क्या है इसको आगे चल के समझेंगे हम, लेकिन भुगतान संतुलन की स्थिति कब सुधरेगी, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। प्रतिकूल रहेगा हमारे, माफ़ कीजिएगा, अनुकूल रहेगा हमारे। आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, विदेशी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा देश में सुदृढ़ कायम होगी। ओवरऑल यदि अनुकूलतम बैलेंस ऑफ ट्रेड रहता है तो सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसके विपरीत
यदि यह उल्टा हो जाए, अनुकूल नहीं होकर यह प्रतिकूल हो जाए, यदि प्रतिकूल हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे अच्छा नहीं पड़ता है, प्रतिकूल का बुरा प्रभाव पड़ेगा। विदेशी विनिमय कोष जो ऊपर हुआ उसका उल्टा हो जाएगा, अनुकूल में जो हुआ प्रतिकूल में उसका उल्टा होगा, यानी विदेशी विनिमय कोषों में कमी हो जाएगी, हमारी विनिमय दर प्रतिकूल हो जाएगी, भुगतान संतुलन वहाँ सही था यहाँ बढ़ जाएगा। अगले पेज पे देखते हैं आगे। आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, आर्थिक प्रतिष्ठा गिरेगी। वहाँ तो आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, यहाँ नेगेटिव होने पे गिरेगी। विदेशी मुद्रा बाजार में देश की मुद्रा की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, ओवरऑल भारत की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, देश की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो अनुकूल और प्रतिकूल की बात करें तो हमेशा अनुकूल ही अच्छा रहता है, जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम। अब हमारा अगला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि प्रतिकूल व्यापार से इसको सुधारने की आवश्यकता होती है। अगर नेगेटिव हो गया तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा जवाब है कि यदि इसको हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास करें, ऑलवेज एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास करें, जैसे कि सरकार करती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के कई प्रकार के सेंटर्स खोले गए हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन में कई प्रकार की सब्सिडीज दी गई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कई प्रकार के लाइसेंसिंग दिए गए हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कई प्रकार के वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कई प्रकार की रिबेट दी गई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कई प्रकार की इनकम में छूटें दी गई है, टैक्स में छूटें दी गई है, जीएसटी में छूटें दी गई। एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और इम्पोर्ट घटाया जाए, या इम्पोर्ट पर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, यानी आयातों पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जाए। यदि हम हमारी आयातों पर निर्भरता कम कर लेंगे और निर्यातों को बढ़ाएंगे तो यह स्वतः ही हमारे प्रतिकूल हो जाएगा। तो प्रतिकूल करने का इसने तो सारा अपना हिसाब से समझाया है। अपन देशी भाषा में बात करें तो अगर हमारा व्यापार शेष अगर प्रतिकूल होता है तो अनुकूल करने का एक ही उपाय है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, निर्यातों को बढ़ाया जाए, आयातों को घटाया जाए, और जो आयात हैं उन पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। अब इसकी वन बाय वन बात करते हैं। सुधारने की आवश्यकता क्यों है? सुधारने की आवश्यकता इसलिए है कि विदेशी विनिमय सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए देश की विदेशी विनिमय दर सुधरे, विनिमय दरों में सुधार हो, भुगतान संतुलन में सुधार हो, जो नेगेटिव हो जाएगा उसको सुधारा जाए। ऊपर जो पॉइंट आए थे उन पे वापस एक एक पॉइंट पे वापस करना है। आर्थिक विकास में जो बाधा हुई है उसे दूर किया जाए, आय व रोजगार में वृद्धि की जाए, आय व रोजगार में नेगेटिव बुरा प्रभाव पड़ेगा उसको हटाया जाए। विदेशी बाजार में देश की मुद्रा सुदृढ़ व प्रतिष्ठा जमाना, यानी हमारी जो भारतीय रुपए की प्रतिष्ठा गिर गई है उसको वापस बिल्डअप करना, इसके लिए जरूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिकूल व्यापार से इसको सुधारने के तरीके क्या हैं? किन तरीकों से इसको सुधारा जा सकता है? तो सुधारा जा सकता है वही बात जिसकी अपन ने पहले जिक्र की, निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाए, निर्यातों को बढ़ाया जाए, आयातों पर नियंत्रण किया जाए, कमी की जाए, भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया जाए। अब प्रश्न ये होता है अवमूल्यन होता क्या है? अवमूल्यन वह स्थिति होती है जिसमें भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा की तुलना में कम किया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए का अवमूल्यन किया जाता है तो अवमूल्यन करने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विदेशी बाजार में हमारी वस्तु सस्ती नज़र आती है। देश में तो महंगी बिकेगी, लेकिन वहाँ हमने हमारे रुपए का अवमूल्यन कर लिया। अवमूल्यन का मतलब ये हुआ जैसे $1 के मुकाबले आज अगर हमें 70 रुपये मिल रहे हैं तो हम उसको 80 रुपये 90 रुपये में करके देंगे, तो 100 रुपये की चीज़ वहाँ पे हमें 70 रुपये में बेचनी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद सस्ते नज़र आएंगे। जब हमारे उत्पाद सस्ते नज़र आएंगे तो हमारा खुद का एक मार्केट डेवलप हो जाएगा। जैसे चाइना अपने रुपयों का अवमूल्यन करके अपने सारे उत्पाद हिंदुस्तान में बेचता है सस्ते करके। इतने सस्ते हैं नहीं, लेकिन चूंकि उसने अवमूल्यन कर रखा, तो अवमूल्यन करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात बढ़ते हैं, अवमूल्यन करने से नया मार्केट डेवलप होता है, अवमूल्यन करने से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। संरक्षण की नीति का अनुसरण करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे हम कुछ उत्पाद को बेचने के लिए। राशि पतन की नीति को पाएँ, राशि पतन डंपिंग बोलते हैं इसको। डंपिंग में क्या होता है कि ऐसी नीति अपनाई जाती है जिसके अंतर्गत देश अपनी वस्तुओं के बाजारी बहुत कम मूल्यों तक, यहाँ तक कि लागत मूल्यों पर ही बेचने को तैयार हो जाती है। लाभ नहीं कमाना, एक बार तो ग्राहक पकड़ना है, इस तरह की नीति अपनाई जाती है। निर्यात साख सुविधाओं में वृद्धि की जाए, हम इस तरह की कोशिश करेंगे कि निर्यात साख की सुविधाएँ बढ़े, और निर्यात साख की सुविधाएँ बढ़ेगी तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा जो हमारे अदृश्य निर्यात भुगतान संतुलन है उसको पक्ष में करने का हम
प्रयास करेंगे। ये था व्यापार शेष, और व्यापार शेष अगर प्रतिकूल और अनुकूल, अगर प्रतिकूल होता है तो अनुकूल करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब एक प्रश्न पैदा होता है, निर्यात आयातों का भुगतान कैसे, कि निर्यात जो होता है वो आयातों का ही भुगतान होता है। तो बेसिकली हम जो वस्तुएं विदेशों से मंगवाते हैं और उन्हीं वस्तुओं को वापस अगर निर्यात उसी से कर दें, जितना आयात किया उतने का वापस निर्यात कर दें, तो हमारे देश के ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बोझ नहीं आएगा। भारतीय करेंसी विदेशों में नहीं जाएगी, हम किसी राष्ट्र के आगे हाथ फैलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो इसका सीधा सीधा जवाब कैसे है कि जब कोई देश विदेशों से माल का आयात करता है तो उसके लिए विदेशों में भुगतान करना पड़ता है, किंतु विदेशों में माल निर्यात करने हेतु देश के व्यापारियों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होता है। स्पष्ट है कि निर्यातों से विदेशी मुद्रा कमाई जाती है और आयातों के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है, इसलिए कहा जाता है निर्यात आयातों का ही भुगतान होता है। ओवरऑल पूरी बात का लबलबा ये हुआ कि हम ये चाहते हैं कि हम उतना ही आयात करें जितना पैसा हमने निर्यातों से कमाया। आ रही है ना बात समझ में, कि हम आयात यानी माल उतना ही मंगाएं जितना कि हमारे पास विदेशी मुद्रा है। पहले हम निर्यात करेंगे तो जिस राष्ट्र को निर्यात किया वो राष्ट्र अपनी मुद्रा हमें देगा, और हमारे पास उस देश की मुद्रा है तो उसी देश की मुद्रा को उसे वापस देके हम उससे माल मंगवाएंगे, ये कोशिश करते हैं। बल्कि हमारे देश में उल्टा होता है, हम मंगाते ज़्यादा हैं, भेजते कम हैं। जब मंगाते ज़्यादा हैं तो हमारे देश की मुद्रा उधर चली गई, हमारे देश की मुद्रा उनके पास चली गई, तो हमारा व्यापार संतुलन नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने से हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई। भारतीय करेंसी जो भारत में ही रोटेट होनी चाहिए थी, विदेशों में रोटेट होने लग गई, तो हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में आ गए। जब देश के निर्यातों का मूल्य उनके आयातों के मूल्य से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन पक्ष में, ओवरऑल बात वही प्रतिकूल अनुकूल। तो ये पूरी एक ही बात कहना चाह रहा है कि कैसे संभव है, तो संभव है यदि निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं। कैसे करते हैं कि निर्यातों से जो विदेशी मुद्रा कमाई जाती है उसे आयातों के भुगतान में काम में ले लिया जाए। ये हमारा शॉर्ट नोट है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, आगे हम इसको अगले पार्ट में देखेंगे कि हमें इसमें क्या। ये तो हुआ व्यापार संतुलन। और व्यापार संतुलन के बाद में हम देखेंगे इसमें भुगतान संतुलन, फिर देखेंगे दोनों का अंतर। भुगतान संतुलन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव प्रतिकूल अनुकूल दोनों हो गए, वो केवल और केवल अनुकूल ही होता है, प्रतिकूल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो उस चैप्टर में आगे देखेंगे। आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।